राइजिंग पाकिस्तान में आज एक ख़ास नशिस्त है, इसलिए कि शख्सियत के रुख इतने हैं, पहलू इतने हैं, और शायद उसकी वजह यह भी है कि ये शख्स ना माजी में रहता है और ना ही मुस्तकबिल में रहता है। हिजरत की तो कहा कि पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह देना है, लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि एक दिन पता लगा कि इन्होंने हिजरत करके वापस पाकिस्तान आ गए और फिर कहा मैंने पाकिस्तान छोड़ के जाना ही नहीं। अफसाना लिखा तो जहाँ जहाँ उर्दू अदब में अच्छी कहानी पढ़ने समझने वाले मौजूद हैं उन्होंने वाह वाह की, अवार्ड्स मिले। शायरी की तो लगा कि बस मेरे मन की बात उर्फ़ी की इस नज़्म में, इस गज़ल में पिरो दी गई है। इसके अलावा फिर जब टीवी ड्रामा लिखना शुरू किया तो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स, जिसमें पीटीवी भी शामिल है, जहाँ जहाँ अच्छा ड्रामा बन रहा है, महंगा ड्रामा बन रहा है, बड़ा ड्रामा बन रहा है, इरफान अहमद उर्फ़ी का ड्रामा वहाँ वहाँ प्रोड्यूस हुआ। अचानक हमने देखा कि उर्फ़ी की फिल्म आ रही है, बाजी फिल्म, जो पिछले 3-4 बरस में बनने वाली पाकिस्तान की अच्छी मयारी बड़ी फिल्मों में शुमार। उस पर कलम उठाया और कहा फिल्म लिखनी है, तो वाह वाह हो गई। असल में इरफान अहमद उर्फ़ी है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे मोहतरम उर्फ़ी साहब से, जो ज़ाती तौर पर मेरे उस्ताद भी हैं, और मैं जब भी इनकी बात करता हूँ, इनका तारुफ़ कराता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये गुनाह, ये जुर्म जो है जिन लोगों के सर है कि आपको मुझे इतने सालों से बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसमें एक मुजरिम ये भी है। आदाब सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोई उस्तादों वाली बात नहीं है, आप हमेशा ही ऐसा कह देते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बहरहाल नहीं, कोई इतनी भी वो तारुफ ये तो दोस्ती की वजह से करवा रहे हो ना, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। व्यूअर्स को इतना कोई हरासा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हरासा बहुत अच्छा है। जब पोर्टफोलियो उर्फ़ी इंसान का बहुत बड़ा हो जाए तो आम आदमी हरासा होने लगता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फैसिनेशन होती है, रश्क जिसे कहती हैं, तो लोग ये होता होगा। हरासा तो वो ऐसा पोर्टफोलियो ऐसा तो नहीं है जो हरासमेंट क्रिएट करे। तो हरासा से मेरी मुराद ये थी, हरासा के लफ्ज़ को आपने पकड़ लिया, हरासा से मेरी मुराद ये थी कि वो लोगों को पे जो है ना रोप डाल देना या उनको मेस्मराइज़ करने की कोई सच इतनी ज़रूरत नहीं है। वो बस ठीक है, काम थोड़ा बहुत जो कर सके वो करते रहे अपने शौक़ के लिए। राइटर बनने की ख्वाहिश बहुत से लोगों में है, यंग बच्चे बच्चियाँ। देखिए 7 बिलियन अफराद हैं, उतनी ही कहानियाँ हैं, हर एक के पास एक कहानी, हर एक समझता है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मेरे पास जो कहानी है वो टेलीविज़न पे नज़र आनी चाहिए। क्या तरीक़ाकार है? आपने अब अफसाना भी लिखा, आपने टेलीविज़न ड्रामा भी लिखा, इस वक्त मेन स्ट्रीम फिल्म, क्या तरीका है राइटर बनने का? सिर्फ एक ही तरीका है, बड़ा सिंपल सा, वो यह है कि लिखें। मैं हमेशा, बल्कि मैं आजकल पढ़ा भी रहा हूँ, तो यही स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग, तो मैं यही कहूँगा जो भी नौजवान है, जो भी जिस भी उम्र में है, जब भी कोई लिखना चाह रहा है, कुछ भी लिखना चाह रहा है, वो टेलीविज़न के लिखना चाह रहा है, वो फिल्म के लिए लिखना चाह रहा है, अदब में लिखना चाह रहा है, अखबार के लिए लिखना चाह रहा है, किसी दोस्त के लिए लिखना चाह रहा है, जो भी लिखना चाह रहा है उसको लिखना पड़ेगा। अब तो खैर लोग टाइप करते हैं इस पे, कीबोर्ड पे, हाँ वही, या कागज़ कलम के साथ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। तो जो चीज़ जैसे आ रही है ना, उसको समहाउ आप उसे ले आएँ उस पे, कागज़ पे या अपनी स्क्रीन पे और या अपने फ़ोन पे। जब आप वो लिख लेते हैं तो फिर वो आपके साथ खुद मुखातिब होती है ना, उसको फिर देखें, पढ़ें, कुछ दिनों बाद देखें तो वो आपको खुद ही बताएगी वो जो कुछ आपने लिखा है, वो नज़्म है, वो कोई ख़याल है, वो कोई वन लाइनर है, कोई कहानी है, जैसे भी है, तो वो कोई शेर है, कोई मिसरा है, वो आपको खुद बताएगा कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है। और जितना ज़्यादा उसको पकाएंगे, जैसे कहते हैं ना, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो अब रात को रखते हैं और सुबह तक वो वो बनते रहते हैं, जैसे निहारी है, पाए हैं, और बहुत सी डिशेस होती हैं ऐसी। और तो इसी तरह ये जितना अरसा आप इसको रखेंगे, इसको अपने हिफाजत में, अभी आप शेयर मत करें किसी के साथ, लेकिन अब ये पहले आप सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, कच्ची सी चीज़, एक बड़ी वो हाफ बेक्ड या सेमी बेक्ड, वॉटेवर, जो भी आपके ज़हन में आए, आप उसको लिख दें, और फिर उसके बाद आप उसको कुछ दिनों में, कुछ घंटों बाद, कुछ पहरों बाद, कुछ
हफ्तों बाद, महीनों बाद, साल बाद उसको देखेंगे तो वो आपको खुद ही बताएगी कि मैंने इसको कैसे बेहतर होना है। फिर उसके बाद यकीनन क्राफ्ट्समैनशिप होती है हर चीज़ की, एक टेक्निकलिटी होती है जो आपने सीखनी होती है। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको एक गाइडेंस भी लेनी पड़ती है, कुछ सीनियर लोग होते हैं, कुछ अब तो खैर लकीली तो अब तो क्रिएटिव राइटिंग भी, और क्रिएटिव राइटिंग तो खैर बड़े अरसे से एकेडेमिया में है, लेकिन पाकिस्तान में अब तो हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूट में ये फ़िल्म मेकिंग और टेलीविज़न प्रोडक्शन और ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाना और फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, वट एवर यू वांट टू राइट, सीरियल, सीरीज़, तो वो अब तो बड़ा अच्छा। उससे भी अच्छी बात ये होगी कि अब तो हर शख्स इंडिपेंडेंट है। आपको काउंट नहीं करना किसी प्रोडक्शन हाउस, चैनल, किसी इवन फाइनेंसियर पे भी नहीं करना। आप तो खुद से इंडिपेंडेंटली अपनी एक चीज़ खुद से प्रोड्यूस करें, बनाएं, अपलोड करें, और आप दुनिया के जहाँ किस कोने में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अब तो शायद ज़बान की कैद भी वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबान, अपनी स्ट्रेंथ के साथ कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करें, वो सराइकी में है, पंजाबी में है, पश्तो में है, सिंधी में है, वो जिस भी ज़ुबान में है, और उसको आप ब्राज़ील का व्यूअर जो है वो भी आपका व्यूअर बन सकता है। कोरिया का, अगर हम कोरियन शोज़ के और ब्राज़ीलियन शोज़ के व्यूअर हैं सारी दुनिया में, तो कोई हमारा व्यूअर क्यों नहीं कोई बन सकता। तो अब तो वो डिजिटल है, अब तो और हर शख्स आज़ाद है, कोई पाबंदियाँ नहीं है, नॉट इवन सेंसर की भी कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी कल्चर सेंसिटिविटी के साथ जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं आप एक्सप्रेस करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का दौर है इस वक्त। तो उर्फी, आपकी बाजी सुपर हिट हो गई, कैसे हो अच्छी सुपर हिट फिल्म का? फिर इसका मतलब है जान गए हो कि कैसे फिल्म साकिब मलिक और उर्फी ने बनाई, मतलब आपने लिखी है, क्या ये कोई फार्मूला, कोई सिरा पकड़ा गया है? कि देखें, ये जैसे ड्रामा भी जो होता है वो भी आजकल ख़ास तौर पे बहुत कमर्शियल होता है, और उसको इनिशिएट करने से पहले बहुत ज़्यादा इस बात पे कॉन्शियस होते हैं लोग कि भाई एक बहुत बड़ी फाइनेंसिस इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स। फिल्म भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर होता है। तो इसलिए बहुत से प्री डिटर्मिन्ड, प्री कंसीव्ड आइडियाज़, जिनको फार्मूलाज कहते हैं, लोग उस पर ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर देते हैं, और बल्कि कोशिश करते हैं कि उसी सांचे में, उसी पैरामीटर में हर आइडिया को, हर कॉन्सेप्ट को ढाला जाए। हाँ। जो कि इस वक्त मार्केट में है, जो हिट है, जो रेटिंग ले रहा है या चल रहा है, जिसने बहुत सक्सेस लिया, ये सारी दुनिया में इस बिज़नेस में ये चीज़ हो रही है। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, कि उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि एक अच्छी कहानी, अच्छी फिल्म, अच्छा ड्रामा, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी कंपोजिशन इज़ द ओनली फार्मूला। आप बिल्कुल ये मत सोचें कि ना वो इस कॉन्सेप्ट पे या इस जॉनरा का ये चीज़ हिट बढ़ी गई है अभी, तो उसी तरह की ये होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो जितने भी इस वक्त प्राइवेट चैनल्स और जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे हर जगह पे क्रिएटिव ये स्क्रिप्ट और कंटेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और वो यही चीज़ देख रहे होते हैं। अगर ऐसा तो हर चैनल जो अगर इतना कॉन्शियसली हर कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, तो फिर 7 के 7 दिन चलने वाला हर ड्रामा उतना ही भी सक्सेसफुल होना चाहिए ना, उतनी रेटिंग उठानी चाहिए जितनी कि आपकी किसी एक फिर तो वो फार्मूला देखें। जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में कोई एक सर्टन डिश है, वो उसकी स्पेशलिटी होती है, हाँ। और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। आप जब तक वो मेंटेन्ड है, आपके कस्टमर्स आते रहेंगे, वो आपका वो फ्लैगशिप क्या कहेंगे आप उसको, आपका वो सिग्नेचर डिश वो आपकी वो बनी रहेगी ना। तो वो जो शेफ़ है या वो जो भी मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, या रेसिपी जो है वो रेसिपी तो फिर चल रही है ना। फिर आपकी अगर यही रेसिपी आप अगर हर कॉन्सेप्ट में डाल रहे हैं, ऐसे क्यों? मैं तो हमेशा जब भी मेरा कभी इंटरेक्शन होता है तो मैं हमेशा ये डिफरेंट जो प्राइवेट चैनल्स एंटरटेनमेंट, तो उनके कंटेंट हेड से अगर मेरी कभी बात होती है तो मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि आजकल कौन सा ड्रामा आपका हिट जा रहा है, कौन सी रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है। तो फिर वो आगे से ना हमेशा उनका जवाब ये होता है, नहीं वो इस दफ़ा तो इतना अच्छा नहीं जा रहा, फ़लाँ चैनल का ज़्यादा बेहतर जा रहा है, या हमारा कोई एक जा रहा है। तो फिर मेरा अगला सवाल होता है, तो फिर आपको तो सारे अच्छे जाने चाहिए ना, जिस तरह आप मेरे कॉन्सेप्ट को या मेरे या किसी भी राइटर के लिखे हुए स्क्रिप्ट को जिस तरह आप वेट करते हैं और रीडू करवाते हैं, तो फिर तो हर चीज़ बहुत अच्छी। इसी तरह फिल्म का है। ये गिला आप
को और आप जैसे कुछ राइटर्स को बहुत ज़्यादा है जो बाकायदा उर्दू अदब के अंदर भी उन्होंने नाम बनाया। अब आपका पाँव और आपका कंट्रोल रूम इस वक्त मतलब उर्दू जहाँ पढ़ी बोली जाती है, चाहे भारत, चाहे टोरंटो, चाहे पाकिस्तान, कहीं भी माशाल्लाह उसको अवार्ड्स मिले और उसको सताइश मिली। ऐसे राइटर्स को एक गिला है और वो यही है कि भाई जो आज़ादी एज ए राइटर मुन्नू भाई को थी, जो आज़ादी एज ए राइटर अशफाक, वो आज़ादी आज के राइटर को भी मिले। आज का राइटर की को अपने बेड़ियां डाल दी हैं लाइन प्रोड्यूसर की, रेटिंग की, बैंग की, कि जी वो तो अब हमें 4 मिनट के बाद मिड ब्रेक पे जाना होता है तो 4 मिनट के बाद वक्फे से पहले भी एक बैंग आना चाहिए। इस तरह की बेड़ियां जो हैं वो हटा दी जाएं तो हम। मेरा ख्याल है ये जो कंज्यूमरिज्म और जो कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन है ना, इसने एक बड़ी थ्रेटनिंग सी फ़ज़ा कर दी ओवरऑल हर चीज़ में ना। तो जो क्रिएटिव फ्रीडम है उससे लोग बहुत डरते हैं अब। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भी खौफ है और क्रिएटिव फ्रीडम से भी लोगों को डर है, इसलिए वो क्रिएटिव फ्रीडम पे बहुत से लोग हावी हो चुके हैं। अच्छा, रही बात वो अदब की, और ये तो देखिए ये भी मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि जिसकी जैसे हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं ऐसी तो, लेकिन चले राहत फ़तेह अली ख़ान का मिसाल ले लेते हैं या नुसरत फ़तेह अली ख़ान के, वो कितना कमर्शियल काम करते हैं ना, लेकिन चूंकि उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग माशाल्लाह से बहुत पक्की और बड़ी उस्तादाना है, तो वो एक जिंगल भी गाएंगे ना किसी टूथपेस्ट का तो वो सुर में होगा, वो अपनी जगह पे बैठा होगा, वो हर चीज़ जो है ना वो मीटर से ऊपर नीचे होगी नहीं। इसी तरह बल्कि एक दफ़ा जो अरशद महमूद हैं जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, हाँ, उन्होंने एक बात ये कोट की थी कि उन्होंने एक दफ़ा फैज़ साहब से एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए किसी कोई भी टूथपेस्ट या टूथब्रश के लिए कोई वो जिंगल लिरिक्स लिखवाने की कोशिश की, तो उन्होंने पहले तो उन्होंने बड़ा माइंड किया, जो उन्होंने फ़ोन करके उनसे कहा कि कुछ 4 लाइनें लिख दें, तो उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं मतलब तुमसे मुझसे ये कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि देखें उस ज़माने में जो भी थे, तो उन्होंने कहा देखिए आप कुछ भी नहीं होगा, आप तो बैठ के 1 मिनट में लिख देंगे और वो आपको इतने पैसे भी मिल जाएंगे, जो भी पैसे, तो पैसों की ज़रूरत तो होती है शायरों को, राइटर्स को। तो फिर उन्होंने सेकंड थाउट को थोड़ा सा ख्याल आया कि इन्होंने थोड़ा सा और इंसेंटिव दिया होगा ना कि उन पैसों से चले हम बैठ के कुछ खा पी लेंगे, वॉट एवर जो है, तो आप ज़रा कुछ लिख दें। तो उन्होंने फिर वो लिख के दे दिया, लेकिन भाई मेरा नाम शाम ना देना, तो मैं तुम्हें लिख के दे। जैसे इकबाल ने भी बड़े कमर्शियल काम जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने ओपरा सिंगर्स के लिए लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेनिंग है अदब की, ये तब जिन राइटर्स का आप नाम ले रहे हैं ना, उन सब का वो एक ट्रेनिंग थी। फिल्म के भी जो राइटर्स थे उस ज़माने में। लेकिन मैं ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली वो आज़ादी का फैक्टर, वो बेड़ियों का फैक्टर, जो रेटिंग और बैंग, अब वो एक बड़ा मैकेनिकल सा हो गया कि हर 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट में मुझे एक साइकिल कंप्लीट करना है। वो आप समझते हैं कि एक बेड़ी है आप जैसे राइटर की? हाँ, वो देखिए मेरा ख्याल है बेड़ी उस ज़माने में भी डेफिनेटली होती होगी, पीटीवी के ज़माने में भी होती होगी, वो उससे पहले फिल्म के दौर में भी 30s में 40s में भी होती होगी, वो चूँकि ज़ाहिर है ये होता है। मगर ये अब वो जो खौफ ज़्यादा फैल गए हुए हैं ना, अब ये जो फाइनेंशियल रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा, वो तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम सब जो है ना वो उसमें जकड़े गए हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी कोई डरने की, खौफ खाने की बात नहीं होती। प्रोफेशनलिज्म होता ये है कि आप पहचान सकें कि ये जो हमारे सामने बैठा हुआ है, अगर कोई चीज़ लेके आ रहा है तो एक प्रोफेशनल जो बंदा, वो नहीं, जैसे मेरे बहुत सारे सुपरवाइजर्स रहे, बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर्स रहे, डायरेक्टर्स रहे, तो बेशतर ऐसे थे कि जो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो बल्कि मुझे मौका अच्छा मिलता था कि उनसे मैं खुद सीखता था और मैं ग्रूम होता था। इरफान अहमद उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। राइजिंग पाकिस्तान में एक ब्रेक, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में आज नशिस्त है मोहतरम इरफान अहमद उर्फी साहब के साथ। उर्फी, बंधन भी एक मज़ेदार चैप्टर है पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों की हिस्ट्री का, और बंधन में आप कैसे आए और वो जो आपका किरदार था वो कैसा मशहूर हुआ, और पाया और वो एक्टिंग का एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप हमें एक्टिंग करते नजर नहीं आए। उससे चले मेरा ख्याल है आज मैं बता ही देता हूँ आपकी मौजूदगी में कि बेसिकली वो सब कुछ
आप खुद उसमें शरीक थे। बात है कि असल में तो वो करेक्टर आपको ऑफ़र हुआ था और वो ये हुआ कि हम किसी कोई काम ही कर रहे थे पीटीवी के लिए और जैसे ही कॉरिडोर में लाउंज में कदम रखा तो तारिक मिराज और नादिया खान बड़े अपसेट वहाँ पे, क्योंकि उस ज़माने में तो रिकॉर्ड होता था और वो एडिट होके उसने ऑन एयर जाना होता था। तो वो जो जिसको उन्होंने एक्चुअली जिस एक्टर को शायद उन्होंने हायर किया हुआ था, हायर कहना या एंगेज किया हुआ था, तो वो नहीं आ सका ना, बहुत वो बीमार हो गए थे, बीमार हो गए थे या वो उनका कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो वो उन्होंने वो आपसे कहा कि मुझे तौसीक के ये कर दो, ये करेक्टर कर दो। तो फिर ना अच्छा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि हाँ तौसीक तुम करो, और मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस करना शुरू हो गया। जब मैंने बहुत ज़्यादा कन्विंस, तुमने कहा कि अच्छा तो ठीक है, अच्छा वो इतनी कोई अच्छी कोई चीज़ है तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते। मैं क्यों, तो जब तुमने ये कहा तो फोकस उधर शिफ्ट हुआ तो फिर वो नादिया और तारिक मिराज भी। अच्छा वो मज़े की बात है कि वो करेक्टर जो था उसमें उस दिन उन्होंने सीन भी ये करना था कि वो करेक्टर जो है वो कनाडा से वापस आया। तो मैं इत्तेफाक से कुछ ही दिन पहले कनाडा से ही वापस आया था। तो वो कहते हैं कि जी आप कनाडा से तो वो आए भी हो, तो वो अब फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा भाई मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा डाउटफुल हूँ कि मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये से एक ही सीन है, एक ही सीन है, आज ही वो सीन है, वो पता नहीं डाइनिंग टेबल पे कोई सीन है तो वो बस कर दो ना। हमने पाया का वो जो था वो बहुत पूरे पाकिस्तान में आपका, आप मुझे याद है आप इनके साथ कहीं सड़क पे निकलो तो पीछे से आवाजें आती थी, पाया ओ पाया जी। ये किसने क्रिएट की? तारिक साहब ने? ये तारिक साहब ने किया था। वो चूँकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा शेडी बनाना था उसका, वो अपेरेंटली उसने कुछ और जाहिर करना था, लेकिन अंदर से वो एक सुलझा हुआ और कंपोस्ट बज़ाहिर वो सीजन एक मक्कारी या चालाकी उसके हाँ, थोड़ा सा विलेनिश इन अ वे वो था। कि वो उसने ये शो करना था कि जैसे वो एक जाहिल या लालची कोई आदमी है, लेकिन अंदर से वो एक सीजन राइटर है, वो बाकायदा वो एक लिखारी है जो एक डायरी भी लिखता है। और आप ही की कहानी हुई फिर तो। सही कह रहे हो। तो वो और उसने इवेंचुअली वो उनकी रिकन्सिलेशन ही करवाता है ना। वो जो एक राइटर की जो शोहरत होती है उसका तो खैर क्या बात है, एक अदीब की हैसियत से उसके रिस्पेक्ट और मकाम वो अपनी जगह, लेकिन ये जो सड़क पे जाते वाली जो शोहरत होती है ना कि लोग, उसको आपने कैसे देखिए ये वो बल्कि ये तो आपको भी ये तजर्बे हुए होंगे। बात है कि जो पीटीवी की जो ऑडियंस है वो मैं हैरान हूँ कि वो आज कितने साल में कर मोर देन 26-27 ईयर्स हो गए हुए हैं बंधन को, लेकिन और वो ये जनरेशन भी दूसरी आगे हुई है अब तो शायद अगली, तो स्टिल वो चुके आ गई हुई है चुकी हुई है, आ गई हुई है, जा चुकी हुई है। तो वो ये था कि हाँ वो चूँकि रिपीट भी होता रहता है, और फिर आजकल तो ये यूट्यूब है और ये वो डिजिटल है और पीटीवी पे फिर मुख्तलिफ अखबार में रिपीट भी। और आप यकीन करें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कहीं भी, बल्कि कुछ ऐसा भी हुआ है, हम को ट्रैवलर्स भी रहे हैं, हम वो इकट्ठे सफ़र भी करते रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कहीं वो हम किसी फास्ट फूड की लाइन में खड़े हैं तो किसी ना किसी ने, किसी इंडियन ने, पाकिस्तानी ने पहचान लिया कि अच्छा आपको भी, मुझे भी। तो वो ये पीटीवी का ये आउटरीच इतनी है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो आज भी मुझे उसका फीडबैक मिलता है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग। बल्कि एक और बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं कि रऊफ़ खालिद के उन दिनों प्लेस चलते थे पीटीवी पे, तो उसमें एक लुक अलाइक हैं वो एक्टर, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, और मेरी इत्तेफाक से कभी मुलाकात भी नहीं उनसे हुई। तो वो ये होता था कि मैं किसी सिग्नल को मैंने थोड़ा क्रॉस कर लिया, कोई मैंने गलती कर ली, तो वो पुलिस वाले ने आ जाना मेरा चलान काटने के, एकदम मुझे देख के ना तुझे समझना कि मैं वो एक्टर, हालांकि मैं वो नहीं था। आपने लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ड्रामा मेरे ख्याल है, एक ही ड्रामा किया, लेकिन थोड़े से लोग ना कंफ्यूज हो जाते थे, उनको लगता तो था ना कि ये हमने इसको देखा हुआ है, तो कहते ओ सर आप सर आपने कल बहुत अच्छा किया, आपने वो जो हंगारवादी में जो आपने वो कोई मेजर कर्नल का रोल कर रहे थे, और वो तो दुश्मन, मतलब ड्रामा एक किया लेकिन फवायद काफ़ी ड्रामा के उठाए। तो वहाँ मैं फिर क्लियर नहीं करता था कि मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, और इतने मैंने को ऑटोग्राफ दिए उस बहाने से। क्यों एक्टिंग कंटिन्यू नहीं की? हाँ, ये बड़ा मज़े का सवाल है। देखिए एक्टिंग भी करने का हर एक को शौक़ तो बहुत होता है लोगों को, लेकिन उसके लिए जितनी पेशेंस चाहिए, जितना सब्र चाहिए आपको लोकेशन पे आके, ये सलाम है जो एक्टर्स करते हैं। और दूसरा ये है कि उसके ना टाइमिंग्स भी ऐसा सच कोई आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ रहती नहीं है, और तो उसमें फिर मैंने वो देखा, मुझे फिर बहुत, एक तो बहुत ऑफ़र्स हुई उस ज़माने में,
और एक तो उसी टिपिकल उसी तरह का करेक्टर हर कोई ऑफ़र कर रहा था। एक उससे कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। दूसरा ये था कि मैं ना वो उससे बड़ा मैं घबरा गया कि वो शाम को 5-6 बजे 4 बजे मुझे अगर बुला लेते थे तारिक साहब, तो वो सुबह 3 बजे 4 बजे आप फारिग हो रहे कोई होते थे। टाइमिंग्स नहीं है, और वो आपके अपनी पर्सनल स्पेस में। तो वो जो राइटिंग है ना, वो ऐसा बड़ी मज़े की बात है कि आप अपने स्पेस में बैठ के अपने टाइमिंग्स पे आप काम करके तो दे देते हैं। तो वो जो लोकेशन और वो सब चीज़ें हैं वो बड़ी सब्र आज़मा है। अब आपके साथ गुफ्तगू में ज़ाहिर है इतने पहलू हैं आपकी शख्सियत के, अब जो आपको जानते हैं एज अ राइटर, वो कह रहे होंगे अभी तौसीक ये क्या सिर्फ टीवी ड्रामे और फिल्मों की बातें हो रही हैं? इरफान अहमद उर्फी से हमने कुछ सुनना भी था, इतने अच्छे शायर हैं, कुछ इनायत हो सर। अच्छा, पहली बात ये कि शायरी मैंने ना मैं तरक कहता हूँ तो फिर मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि ऐसा ना कहा करें, वो आप कोई नहीं किसी ना किसी वक्त फिर से अंदर का शायर आ जाएगा। अच्छा, नौजवानी में जब आप शुरुआत होती है आपकी अदब से या कल्चरल एक्टिविटी से, तो हर कोई शायरी करता है, क्योंकि शायरी बड़ा इंस्टेंट वो है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अच्छी बात है ये, एक मतलब इसमें कोई शाइनेस वाली बात नहीं होती, तो उसमें बड़ी वो शोहरत मिलती है और बड़ा, तो इसलिए मैं कुछ चलें उस ज़माने की कोई 1-2 शेर अगर मुझे याद आते हैं तो जी, जैसे ना वो अब मौसम जैसे बदल रहा है तो मौसम के हवाले से वो था मेरा कि मौसम से जब बिछड़ा मौसम, मौसम से जब बिछड़ा मौसम, शाखों से जा लिपटा मौसम। वाह वाह। मौसम से जब बिछड़ा मौसम, शाखों से जा लिपटा मौसम, मेरे लिए बेशक ना आओ, देख रहा है रास्ता मौसम। वाह क्या अच्छा। तो मेरे लिए बेशक ना आओ, देख रहा है रास्ता मौसम। अब मुझे आज भी, उस ज़माने में तो ख़त होते थे, आज भी उसका ख़त आता है, जैसे पहला पहला मौसम। अरे वाह अच्छा। आज भी उसका ख़त आता है, जैसे पहला मौसम। वाह। तो वैसे ये शेर तो खैर मैं सोचता हूँ तो ये अभी भी वैलिड है, ऐसी बात नहीं है, चूँकि ये ख़त ही है ना, व्हाट्सएप जो है वो ख़त है ना, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी मैसेज आता है, तो इसी तरह। तो आज भी आता है? हाँ, आते रहते हैं ख़त, तो बहुत से आते हैं, बहुत हर वक्त ही ट्रैफिक रहती है। अभी फ़ोन मेरे बंद कर दिए। अब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 30 बरस से आपसे ज़िंदगी करना सीख रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी में अवाइल में, जवानी में ख़तों की सोर्सेज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और वक्त के साथ साथ बस फिर वो 1-2 सोर्सेज। आपका उलट हिसाब है, वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपके ख़त आने की तादाद बढ़ती जा रही है, ये क्या चक्कर? नहीं, ये कोई मेरा कोई डिलिबरेट वो नहीं था, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो जो कनेक्टिविटी है ना आपकी, जो आपका जो ताल्लुक़ है, जो राब्ता है लोगों के साथ, इंसानों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, और जो इंटरेक्शन है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी करने के लिए, और ख़ास तौर पे एक राइटर के लिए, एक सोचने वाले एक शख्स के लिए। और ये तो बड़ा लाइवली बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। आप उर्फी में ऐसा क्या है कि जिस भी महफिल में, जिस भी नशिस्त में, जिस भी कमरे में इरफान अहमद उर्फी एंटर हो जाए, सब लोगों की जिंदगी में एक खूबसूरत, खुशगवार, जॉयफुल हवा का झोंका घूम जाता है, और सब कहते हैं उर्फी आ गया, उर्फी आ गया। उर्फी क्या है? ये तो पता नहीं, थोड़ा सा आप एग्जिजरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, कोई भी शख्स जो है, अगर वो एक्सेप्टेबल होता है किसी महफिल में या सोसाइटी में या लोगों में या दोस्तों में, तो शायद इसी वजह से होता है कि वो ना स्पेस देता है दूसरों को। दूसरों को एक तो ब्रीदिंग स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरों को सांस लेने की, और दूसरों को अपनी बात कहने की स्पेस। तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर बेसिकली। आप परसेप्शन पे जितने होंगे ना, जितने आप वो टेकिंग एंड पे होंगे ना, मतलब आप रिसीविंग एंड पे, जितना ज़्यादा आप रिसीविंग एंड पे होंगे, उतने ज़्यादा आपको ना लोग पसंद करेंगे, चाहेंगे, उतना ही ग्लैमर होता है। वो ग्लैमर है ही ये पर्सनालिटी में, जो ग्लैमर है वो यही है कि आप बजाय अपने आप को इम्पोज करें दूसरों पे, या अपनी प्रोजेक्शन, या अपनी बात करें, या अपनी, ये शख्सियत का ग्लैमर है। हाँ, ये तो सब किसी ग्लैमर नहीं है। नहीं, कोई चीज़, कोई आपका प्रेजेंटेबिलिटी जो है ना, वो यही है
कि आप दूसरों को रोस्ट्रम दें, दूसरों को माइक दें, दूसरों को प्लेटफॉर्म दें कि वो अपनी बात करें, और आप और जेन्युइनली, मतलब ये नहीं कि आप वो एक शो कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, जेन्युइनली कर रहे हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं जाते जाते मीरा हमारी सुपरस्टार आपके बहुत करीब है, आप उनके करीब तरीन दोस्तों लोगों में से हैं। मीरा क्या है? मीरा एक बड़ी जेन्युइन और बड़ी वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। उसको मैं कहूँगा कि वो एक बड़ी ऑर्गेनिकली ग्रूम हुई एक आर्टिस्ट है। इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं या किसी एक सर्टन ज़माने में होते या कहीं और होते तो ये इसकी बहुत अचीवमेंट्स होती हैं। मीरा जितनी अच्छी अदाकारा है, अभी भी है। हाँ, नहीं अभी भी है, अभी भी, लेकिन इससे ज़्यादा होती है। वो तो जो डिज़र्व करता है उसका आर्ट, ऐसे बहुत से और आर्टिस्ट भी हैं। तो एक बड़ी प्योर आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसा प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता या हो, इस वक्त भी ज़रूरी है कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें। फिर ये है कि कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते, सोचे नहीं जाते एक सर्टन एज के बाद, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी। हालांकि सारी कहानियाँ तो एक मेच्योर लोगों की होती हैं, वो ऑफ कोर्स यूथ से बहुत रंग होता है, वही सारी फैसिनेशन होती है, वो एनर्जी जो यंग करेक्टर्स में होती है या लोगों में होती है वो शायद नहीं होती किसी और में। मगर बहरहाल ये एक है कि वो ऐसे आर्टिस्टों की बहुत कदर की ज़रूरत है और उनके लिए बहुत अच्छा काम क्रिएट करने की ज़रूरत है। उर्फ़ी, तशनगी रह गई और यही आपकी शख्सियत का खासा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपने इरफान अहमद उर्फ़ी के साथ चंद बातें शेयर की। सोचिए हम कितने खुशबख्त हैं जो रोज़ इनसे मिल लेते हैं। खुश रहिए। खुदा हाफ़िज़।